कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बार बार अपने सबसे अच्छे, अपने पीक फॉर्म में कैसे पहुंच जाते हैं? ये कोई किस्मत की बात नहीं है। असल में ये 4 ताकतों का नतीजा है। और स्टीलिंग फायर का 5वां अध्याय इन्हीं 4 ताकतों को एक-एक करके हमारे सामने रखता है। स्टीलिंग फायर किताब हमें बताती है कि ये कोई राज नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही साफ संरचना है। एक ऐसा ढांचा जिसे कोई भी समझ सकता है और हाँ, अपने जीवन में इस्तेमाल भी कर सकता है। इस विश्लेषण को तैयार करने से पहले स्टीलिंग फायर किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ा गया है। तो यहाँ जो भी जानकारी है वो सीधे लेखकों के काम से ली गई है, ताकि आपको एक गहरी और बिल्कुल सटीक समझ मिल सके। देखिए, लेखक स्टीवन कोटलर और जेमी व्हील की सबसे बुनियादी बात यही है। वो कहते हैं कि फायर यानी वो पीक परफॉर्मेंस वाली हालत कोई रहस्यमयी चीज़ नहीं है। ये कुछ खास परिस्थितियों में बार बार पैदा होती है। इसे बनाया जा सकता है। तो चलिए अब हम उन्हीं परिस्थितियों को समझना शुरू करते हैं। तो अब हम चैप्टर 5 में गहराई से उतरते हैं, जिसका नाम है द 4 फोर्सेस ऑफ फायर। ये अध्याय हमें दिखाता है कि फायर दरअसल 4 मुख्य शक्तियों से मिलकर बनता है। हम बहुत आराम से एक एक करके इन सभी को समझेंगे, जो मिलकर इस जबरदस्त हालत को जन्म देते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फायर है क्या। इसे एक्सटेसिस भी कहा जाता है। ये आप कह सकते हैं चेतना की वो सबसे ऊंची अवस्था है जहां हम अपना बेस्ट महसूस करते हैं और बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें फोकस इतना गहरा हो जाता है कि मैं का एहसास मिट जाता है और वक्त का अंदाजा भी बदल जाता है। ये वही अनुभव है जिसकी तलाश नेवी सील्स अपने मिशन पर करते हैं या सिलिकॉन वैली के इनोवेटर्स अपनी अगली बड़ी खोज में करते हैं। तो सवाल ये है कि ये असाधारण अवस्था बनती कैसे है। पहली शक्ति है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। फायर तक पहुंचने का सफर हमारे मन के अंदर से शुरू होता है। कुछ ऐसे खास मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स हैं जो दिमाग का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। ये 4 मनोवैज्ञानिक ट्रिगर हैं। पहला, साफ लक्ष्य, मतलब हमें ठीक ठीक पता हो कि करना क्या है। दूसरा, हाई स्टेक्स, यानी जब नतीजा बहुत मायने रखता है। तीसरा, तुरंत फीडबैक, ताकि हम उसी वक्त सुधार कर सकें। और चौथा, टोटल फोकस, जहां ध्यान भटकाने वाली कोई चीज ना हो। आप नेवी सील्स का ही उदाहरण ले लीजिए। बहुत ज्यादा दबाव वाली सिचुएशन में वो इन्हीं 4 चीजों पर भरोसा करते हैं ताकि पूरी टीम एक साथ ग्रुप फ्लो में आ सके और मिशन कामयाब हो। जैसा कि लेखक पेज 66 पर बताते हैं, जब मन को एक साफ लक्ष्य और थोड़ा दबाव दिया जाता है तो वो अपने आप ही एक ऊंचे लेवल पर काम करने लगता है। लेकिन मनोविज्ञान तो बस मन को तैयार करता है। असली अनुभव तो हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में छुपा है। तो जब मन तैयार हो जाता है तो हमारा शरीर, हमारा ब्रेन उसका साथ कैसे देता है। और अब बात करते हैं दूसरी शक्ति की, न्यूरोबायोलॉजी। ये हमारे सिस्टम में दौड़ने वाले उन शक्तिशाली न्यूरोकेमिकल्स के बारे में है जो इन अवस्थाओं को सिर्फ मुमकिन ही नहीं बनाते, बल्कि उन्हें बहुत सहज और सुखद भी महसूस कराते हैं। ये एक तरह का न्यूरोकेमिकल कॉकटेल है, जिसमें डोपामाइन है इनाम और प्रेरणा के लिए, नॉरपेनेफ्रिन है फोकस के लिए, एंडोर्फिन है दर्द कम करने के लिए, और आनंदमाइड है लीक से हटकर सोचने के लिए। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो हमें वो जो बिना मेहनत वाली जादुई फीलिंग आती है ना, वो इसी की वजह से आती है। और यही हमें उस अनुभव को बार बार करने के लिए खींचती है। जब हमारे दिमाग की केमिस्ट्री बदलती है तो हकीकत का हमारा पूरा अनुभव ही उसके साथ बदल जाता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ले आता है, क्या हम आज के ज़माने के उपकरणों का इस्तेमाल करके इस केमिस्ट्री और साइकोलॉजी को जानबूझकर बदल सकते हैं? और यहीं पर तीसरी शक्ति सामने आती है, टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। टेक्नोलॉजी फायर का कारण नहीं है, ये एक कैटलिस्ट है, एक उत्प्रेरक, जो इन अवस्थाओं तक पहुँचने की हमारी रफ्तार को बढ़ा सकता है। टेक्नोलॉजी का काम है फोकस को बढ़ाना, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को ख़त्म करना और प्रैक्टिस के लिए एक सेफ माहौल देना। ये कारण नहीं, बल्कि एक सहायक है। किताब में नेवी सील्स के एडवांस्ड फ्लोट टैंक का जिक्र है, जो सीखने की प्रक्रिया को तेज़ करते हैं, या फिर आई फ्लाइम विंड टनल, जो उन्हें ग्रुप फ्लो की प्रैक्टिस करने में सुरक्षित रूप से मदद करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी भी अपने आप में काफ़ी नहीं है, क्योंकि इंसान अकेले में नहीं बल्कि समूहों में बेहतर होता है। एक इंसान की पीक परफॉर्मेंस अक्सर एक ग्रुप के माहौल में ही और बढ़ती है और टिकी रहती है। और यही बात हमें हमारी आखिरी और शायद सबसे शक्तिशाली शक्ति की ओर ले जाती है,
चौथी शक्ति है कल्चर, यानी संस्कृति। ये सिर्फ एक इंसान के अनुभव के बारे में नहीं है, यह बताती है कि कैसे साझा अनुभव और ग्रुप की डायनामिक्स मिलकर फायर की एक सामूहिक अवस्था बना सकती है। एक ऐसी हालत जो उसके अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। ग्रुप फ्लो इन स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले एक साझा लक्ष्य और साझा जोखिम होता है, फिर उसी बुनियाद पर गहरा भरोसा और खुलापन बनता है। इसके बाद पूरा ग्रुप एक सामूहिक फोकस की अवस्था में पहुंचता है और आखिर में सबका अहंकार घुल जाता है। सफर मैं से हम तक का होता है। ये आपको नेवी सील्स के एक दूसरे से जुड़े सहयोग में दिखेगा या उस सामूहिक परमानंद में जिसे गूगल के फाउंडर्स ने बर्निंग मैन में महसूस किया था। अगर आपको भी लग रहा है कि ये विश्लेषण फायर की इस पूरी अवधारणा को एक साफ ढांचा दे रहा है, तो अपनी इस समझ को पक्का करने के लिए कमेंट में स्ट्रक्चर लिखिए। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, इन 4 शक्तियों में से मनोविज्ञान, न्यूरोबायोलॉजी, टेक्नोलॉजी और संस्कृति आपकी अपनी जिंदगी में कौन सी शक्ति सबसे कम मौजूद है, और क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? चलिए अब इन चारों शक्तियों को एक साथ लाते हैं और इस अध्याय का जो सबसे जरूरी संदेश है उसे समझते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश बहुत ही साफ है। फायर कोई हादसा नहीं है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये एक स्पष्ट 4 हिस्सों वाली संरचना पर चलता है। ये चारों शक्तियां एक सिस्टम की तरह मिलकर काम करती हैं, और अगर एक भी शक्ति को हटा दिया जाए तो इसका असर कमजोर पड़ जाता है। मतलब पीक स्टेट्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम बस उम्मीद करें, ये एक ऐसी चीज है जिसे बनाया जा सकता है। और अब वो अंतिम और सबसे शक्तिशाली विचार, शायद हमें और मोटिवेशन की नहीं बल्कि एक बेहतर सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि सही सिस्टम में आग अपने आप जल उठती है। यह सोच पीक परफॉर्मेंस की पूरी खोज को इच्छा शक्ति के खेल से हटाकर डिजाइन और संरचना का मामला बना देती है। अगर आप ऐसे ही और विश्लेषण चाहते हैं जो आपको उलझाए नहीं बल्कि स्पष्टता दें, तो माइंड ऑर्डर को सब्सक्राइब करें। ये चैनल शोर के लिए नहीं, समझ के लिए है।